नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा पेपर है वो है ब्रज प्रकाशन का पेपर नंबर 1 सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो बना दिए हैं और बहुत ही डिटेल में समझाया भी था। और आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ सेक्शन सी, विभाग सी, जो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 38 से 46 9 प्रश्न में से कोई भी 6 प्रश्न का हल आपको करना है। 9 क्वेश्चन में से कोई भी 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बट एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में थोड़ी पता है कौन सा आने वाला है, इसलिए अपने को सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए बेटा, इसको भी हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई साहब? तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है पहले समझ लो। यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, जिसमें से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 38 नंबर पे। क्या लिखा है? गुजरात को जूनागढ़ की गुफाओं की जानकारी। गुजरात की जो जूनागढ़ गुफा है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। चलिए कोई बात नहीं, जानकारी पूछा ना भाई साहब, जानकारी दे देते हैं। निकालो मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 निकालो। निकालो भाई साहब, चैप्टर नंबर 3 निकाल लिया। और चैप्टर नंबर 3 में आपको निकालना है पेज नंबर 22। कितना निकालना है? पेज नंबर 22 निकालना है। और उसके अंदर बहुत सुंदर ही जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, बहुत सुंदर जानकारी दिया है, छोटा सा सॉरी बेटा। चलिए, तो यहां पर देखो जूनागढ़ की गुफाओं के बारे में जानकारी दिया है। ठीक है, चलिए बेटा, तो देखो जूनागढ़ की गुफाएं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जूनागढ़ के बाद। देखो बेटा, अगर तुम मेरी खाली वीडियो को सुन भी लोगे ना तो भी आपको आधा तो याद हो ही जाएगा। चलिए, जूनागढ़ की गुफाएं वैसे मेन 3 गुफाएं बेटा। जूनागढ़ में वैसे कितनी गुफाएं बेटा? 3 गुफा का समूह है। देखो जिन जिन चीजों पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये समझ लेना आपके कीवर्ड है जिससे जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो 3 गुफाएं मेन है बेटा, जिसमें से पहला गुफा है बेटा बाबा प्यारा की गुफाएं। पहला समूह क्या है बेटा? बाबा प्यारा का गुफा। दूसरा ऊपरकोट की गुफाएं। कौन सा है? ऊपरकोट की गुफाएं। और तीसरा है खापरा कोरिया की गुफाएं। तीसरा क्या है? खापरा कोरिया की गुफाएं, जो कुंड के ऊपर बनाई गई गुफाएं होती है। इसे कुंड की गुफाएं भी कहते हैं हम, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम कहें बेटा ये 3 गुफाएं इसके मेन है। अगर मैं कहूँ बाबा प्यारा की गुफाओं के अंदर क्या होता है, तो बाबा प्यारा की जो गुफाएं है बेटा, ये जो गुफा है ये गुफा मठ के बहुत ज्यादा निकट है। मठ एक जगह का नाम होता है बेटा। और इस गुफाओं में बेटा वैसे 3 पंक्ति हैं बेटा। 3 पंक्तियों का परस्पर जो समकोण पे क्या करती है बेटा? मिलती है। जिसमें अगर हम कहें कि सर जो पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति में 4 गुफाएं हैं, सर दूसरी पंक्ति में 7 गुफाएं हैं, सर तीसरी पंक्ति में 5 गुफाएं हैं। ऐसे अगर मान लो कुल मिलाकर के टोटल 16 गुफाएं हैं। बाबा प्यारा की जो गुफाएं हैं वो मठ के पास निकट है, जिसमें 3 पंक्तियां जो परस्पर समकोण पर फैली हुई हैं। जिसमें पहली पंक्ति में अगर कहें तो 4, दूसरी पंक्ति में कहें तो 7 और तीसरी पंक्ति में कहें तो 5 गुफाएं मिलाकर तो कुल 16 गुफाएं। और ये कब बना था? तो ये बना था बड़ा ईस्वी सन आरंभिक सदी के दौरान। आरंभिक सदी के दौरान नक्काशी करके इस गुफा को बनाया गया था। बोलो बड़ा, अगर आपसे कोई पूछे बाबा प्यारा की गुफाओं के बारे में जानकारी दो तो आपको फटाफट आ जाएगा, क्योंकि बाबा प्यारा की जो गुफा है वो मठ के पास है। इसमें टोटल 3 पंक्ति हैं। पहली पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 7,
तीसरी पंक्ति में 5, कुल मिलाकर के 16 गुफाएं हैं। और ये कब बनाया गया था? ये बनवाया गया था ईस्वी सन आरंभिक सदी के नक्काशी करके बनाया गया था। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ऊपर कोट की जो गुफाएं हैं बड़ा, ये वैसे तो 2 मंजिले के हैं और बड़ा इसमें नीचे से ऊपर जाने के लिए आपके पास जीना वाली सीढ़ी बनाई गई है बड़ा। अब बड़ा आप लोगों को पता है जीना वाली सीढ़ी किसे कहते हैं? मैं आपको समझा देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने बड़ा कभी देखा है क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे जो सीढ़ी बनाई होती है सीमेंट की जो सीढ़ी बनाई जाती है ना बड़ा, लोखंड वाली सीढ़ी नहीं, सीमेंट की जो सीढ़ी होती है बड़ा, उसे हम कहते हैं जीना वाली सीढ़ी। आप लोगों के घर में भी होगा, राइट? ठीक है। और ऊपर कोट की जो गुफाएं हैं बड़ा, ये कब बना था? दूसरी सदी के उत्तरार्ध और चौथी सदी के पूर्वोत्तर के दौरान बना था। मतलब दूसरी सदी शुरुआत हुई थी, चौथी सदी पूरा होने वाला था, तब इसका निर्माण किया गया था। अब खापरा कोरिया की गुफाएं जो होती है बड़ा, उसे हम कुंड के ऊपर गुफाएं भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं, ये अंदाजा लगा रहे हैं, इनको खुद को जानकारी नहीं। प्राप्त अवशेषों के आधार पे हम कह रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अवशेषों के आधार पे कह सकते हैं कि ये गुफाएं कई मंजिली वाली होगी। गुफाओं में बहुत नुकसान हुआ। इसमें कुल 20 स्तंभ थे, 20 खंभे थे। इस गुफा का निर्माण काल तीसरी सदी में होने का अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीसरी सदी में बना होगा। मतलब किताब वाले को भी कंफर्म पता नहीं है, इन्होंने बोला बना होगा, कंफर्म श्योर नहीं है। तो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है अपने को वही लिखना है। आप बताओ मैडम, आप जूनागढ़ की गुफा के बारे में अगर कोई बोलेगा तो आप लिख पाओगे? पहले तो जूनागढ़ के 3 गुफाएं हैं, 3, जिसमें से पहला है बाबा प्यारा की गुफाएं, दूसरा ऊपर कोट की गुफाएं, तीसरा खापरा कोरिया की गुफाएं। आप फिर उसके बारे में अंदर मैंने जो जानकारी दिया है वो जानकारी आप पढ़ लो, फटाफट 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 आपको जानकारी याद हो जाएगा। देखो, चीजों को पढ़ोगे ना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब 2-3 बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे और फिर जब पढ़ने के बाद जब इसको सोचोगे ना मैडम, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट रट्टा नहीं मारने का, कभी भी कोई भी चीजों को रट्टा नहीं मारने का, हमेशा समझने की कोशिश करने का। समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सारनाथ का स्तंभ शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये बेटा आपको पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा, पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा बेटा। तो ये रहा, देखो सारनाथ का स्तंभ, जो आप लोग ने बेटा ये पैसे वगैरह में भी देखा होगा, ऐसी आकृति आपने देखा है। इस सारनाथ का क्या है, स्तंभ है। सर किस तरीके से, इसको एक बार समझ लेते हैं और इसके अंदर कौन सी जानकारी दी है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो, सारनाथ का स्तंभ भारत का शिल्प कला का श्रेष्ठ नमूना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। इनके बारे में हम लोग समझते बड़ा, ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ, इस स्तंभ को हम लोग शिखर पर परस्पर जुड़े हुए 4 सिंगों की आकृति है। ये जो स्तंभ, ये जो शिखर है बड़ा, इस शिखर के ऊपर 4 सिंग वाले शेरों की आकृति है। तो देखो 1 2 3 दिखाई 3 देता है, बट होते कितने हैं, 4, क्योंकि एक जो है इसके पीछे होते हैं, तो टोटल 4 सिंग वाले आकृति होती है। तो इस स्तंभ के अंदर शिखर पर जुड़े हुए परस्पर 4 सिंगों की आकृति है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, बड़ा सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें भगवान बुद्ध की उपदेश स्थल होने से सिंगों के नीचे चारों तरफ धर्म चक्र भी बनाए गए। धर्म चक्र किसे कहते हैं वो भी समझ लो बड़ा। ये जो गोल गोल बना है बड़ा, इसे हम लोग धर्म चक्र कहते हैं। जो आपने देखा होगा तिरंगा में बनाया जाता है, तिरंगा में बना हुआ है ना धर्म चक्र, उसे कहते हैं। ये किसके द्वारा बड़ा, ये लगवाया गया था भगवान बुद्ध के उपदेश स्थल होने से सिंगों के नीचे चारों तरफ धर्म चक्र की आकृति बनाई गई है।
और सर ये धर्म चक्र लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? तो बड़ा धर्म चक्र लगाने के पीछे का उद्देश्य होता है कि विजय बताता है कि जीत पक्की है, जीत पक्की है। ये धर्म चक्र विजय बताता है, इसीलिए इसे हम धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है कि धर्म अधर्म क्या होती है? अधर्म की हार होगी, धर्म की जीत होती है। इसके उपरांत इसमें बड़ा हाथी, घोड़े, बैल, इसकी भी आकृति इसके अंदर होती है। बड़ा हाथी की होती है, घोड़े की होती है और बैल की भी होती है। जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज में भी चक्र का स्थान दिया गया है। आप जब स्वतंत्रता दिवस के दिन जब राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाता है, उस तिरंगे के बीचों बीच में एक चक्र होता है, उस चक्र को कहते हैं धर्म चक्र। वहां पर भी इसका स्थान दिया गया है। और 4 सिंगों की आकृति को भारत का राष्ट्र चिन्ह माना गया है। 4 सिंगों की जो आकृति होती है उसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। और ये दुनिया का सर्वोत्तम शिल्प आकृतियों में से एक उत्तम नमूना माना जाता है। बड़ा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़ा जो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और आप देख सकते हो 3 नंबर में भी पूछा गया है। अब बड़ा इसको जब भी लिखना है तो प्लीज बड़ा पॉइंट बना के लिखना है। पॉइंट 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 पॉइंट। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, बड़ा जब भी कभी 3 मार्क्स में लिखो, 4 मार्क्स में लिखो, 2 मार्क्स में लिखो, तो प्लीज आपको बड़ा पॉइंट बना के लिखने का। क्या करने का? पॉइंट बना के लिखने का। पॉइंट बनाना ना आए तो भाई पूछ लो किसी से यार, लेकिन प्लीज पॉइंट बनाकर ही लिखो भाई, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा पैराग्राफ में लिख दोगे 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, भले ही आपके सवाल सही क्यों ना हो। इसलिए कह रहा हूं ना, जो भी जानकारी लिखो उसे पॉइंट बना के लिखो, बढ़िया रहेगा भाई साहब। चलिए बेटा, अगर आपको सारनाथ की स्तंभ भी अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को आप भी लाइक करो, अभी इसी वक्त लाइक करो बेटा, क्योंकि पता है चिल्ला चिल्ला के भी देख रहे हो बेटा, गला फट जाता है बेटा, आवाज ढंग से नहीं आती है, गले में दर्द होता है। लेकिन आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो को शूट करता हूँ बार बार, क्योंकि पूरा दिन पढ़ाना भी होता है, पूरा दिन लेक्चर होता है बड़ा, सुबह से लेकर शाम तक, फिर वीडियो को भी शूट करना पड़ता है बड़ा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने में। आप लोगों को लगता है कि ये तो आसान है, एक दिन आप लोग खुद बनाइए तो आपको एहसास होगा कि वीडियो बनाने में कितना वक्त और कितना समय लगता है और कितना एनर्जी वेस्ट होता है बड़ा। ठीक है, समझ में आ गया ना बड़ा? देखो आवाज नहीं निकल रही है बड़ा, इसलिए सब प्लीज, ठीक है, इसे समझने का प्रयास करो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा? 40 नंबर क्या है? नालंदा विद्यापीठ के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका क्या है बड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नालंदा विद्यापीठ के बारे में, जो बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आईएमपी है बड़ा। ये आपको पेज नंबर मिल जाएगा 34 पे। ठीक है, ये रहा नालंदा विद्यापीठ के बारे में। चलिए थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं और मैं आपको याद भी करवा दूंगा। चैलेंज है, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। चलिए बड़ा, ये जो नालंदा विद्यापीठ है इसकी आकृति आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये नालंदा जो विद्यापीठ है ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, ये एक तरीके का बड़ा क्या है? संस्था है। ये एक तरीके का क्या है? यहाँ पर लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। ये क्या है? यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते थे, जैसे स्कूल वगैरह होता था पहले, ऐसे चलता था विश्वविद्यालय। तो नालंदा विद्यापीठ को विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं नालंदा विद्यापीठ है क्या और कहाँ पर है और कौन सी जगह है, कौन से गांव में है। तो बड़ा नालंदा विद्यापीठ ये पटना शहर में आया हुआ है। सॉरी, नालंदा विद्यापीठ जो है बड़ा ये बिहार के पटना जिले में आया। नालंदा विद्यापीठ बिहार राज्य के पटना जिले में बड़गांव एक गांव का नाम है बड़ा, वहां पर आया हुआ है। और ये नालंदा विद्यापीठ बड़ा ये बहुत ही प्राचीन नालंदा विद्यापीठ है। ये आज से नहीं बड़ा, बहुत पुराना है बड़ा।
पहला लाइन याद हुआ कि भाई नालंदा विद्यापीठ बिहार राज्य के पटना जिले के बड़गांव में आया हुआ है और नालंदा विद्यापीठ बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी विद्यापीठ है। तीसरा पॉइंट, भारतीय संस्कृति के अनुसार वहां पर दो धर्म को लेकर ज्यादा ही महत्व दिया गया था। तो भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नालंदा विद्यापीठ में अधिक महत्व दिया गया था। दो धर्मों को वहां पर ज्यादा ही महत्व दिया गया था। एक बौद्ध धर्म के लोग, दूसरे जैन धर्म के लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया था। अब ये जो नालंदा विद्यापीठ है बड़ा, ये प्राचीन विद्यापीठ का महावीर स्वामी ने 1484 में किया था। कब किया था? 1484 में किया था। इसीलिए यहाँ पर स्थल, जैन स्थल तीर्थ भी बनाए, यानी कि नालंदा विद्यापीठ में जैन तीर्थ स्थल भी बनाया गया है। और ब्रह्म 5वीं सदी में जो कुमार गुप्त नाम के एक राजा थे बड़ा, उन्होंने एक विहार बनवाया था। कुमार गुप्त ने कौन सी सदी में क्या बनवाया था? तो सर कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में एक विहार बनवाया था। उसके बाद से ही नालंदा विश्वविद्यालय तो इतना ज्यादा फेमस हो गया पूछो ही मत। क्योंकि जब से बिहार बना तब से नालंदा विद्यापीठ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा फेमस हो गया। वहां पर हजारों हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं। वहां पर हजारों अर्धलिखित ग्रंथ के अमूल्य भंडार भी हैं। और बड़ा नालंदा विद्यापीठ जो है बड़ा, उसे नालंदा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय भी था। भारतीय संस्कृति का एक तीर्थ धाम भी था कि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। और दूसरी चीज, नालंदा विद्यापीठ में देश विदेश के विद्यार्थी भी अध्ययन करने के लिए आते थे। देश विदेश से भी यह विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। और क्या था बड़ा, नालंदा विद्यापीठ में महान यात्री कौन थे भाई? वो चाइना से आए थे, चीन से आए थे। उनका नाम क्या है? हू एन सांग। ये चाइना से आया था भाई। ये एक महान यात्री है जो चाइना से अध्ययन करने के लिए हमारे भारत में, बिहार राज्य में, पटना जिले में, बड़गांव में आया था, स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ये महान यात्री थे। आज तो महान विश्वविद्यालय मात्र खंडहर ही देखने को मिलता है। अगर आप देखने के लिए जाओगे तो वो जो नालंदा विद्यापीठ है वो खंडहर बन चुका है भाई साहब, खंडहर। फिर भी उन खंडहरों में घूमते घूमते भी देश के भव्य संस्कृति की एक झांकी देखी जा सकती है। आज उस खंडहरों को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग, दूर देश विदेश के लोग खाली उस खंडहर को देखने के लिए आते हैं। बट अभी वर्तमान समय की अगर बात करूं बड़ा, तो मोदी सरकार ने नालंदा विद्यापीठ को वापस से उजागर किया, इसको वापस से बनवाया और वापस से इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार ने दो लोग मिलकर के बड़ा इसका उद्घाटन किया बड़ा। ये अभी आज की बात, ये अभी ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ बड़ा, ठीक है। किताब में जो लिखा हो तो बात की बात है, बट मैं अभी वर्तमान समय की भी बात आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बड़ा। नालंदा ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इसमें नालंदा विद्यापीठ में पढ़ लेता है और जब पढ़कर वो बाहर निकलता है तो वो एक आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। नालंदा विद्यापीठ से पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का एक आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईस्वी सन 5वीं और 11वीं सदी में के दौरान नालंदा शिक्षा सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता था। मतलब कि सबसे अच्छी पढ़ाई अगर कहीं था तो वो नालंदा विद्यापीठ में था। और भारत के अंदर विश्व में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथालय अगर किसी के पास है तो वो है भारत के पास। ये दो ही ऐसे विद्यापीठ थे बड़ा,
दो विद्यापीठ कौन कौन से थे? एक था नालंदा विद्यापीठ और दूसरा था तक्षशिला। तक्षशिला और नालंदा विद्यापीठ ग्रंथालय का अध्ययन संशोधन करने वाले देश विदेश के विद्यार्थी भी आते थे। मतलब ये दो ही ऐसा क्षेत्र है बेटा, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। ये दो ही ऐसे विद्यापीठ थे जहां पर देश विदेश के लोग भी अध्ययन करने के लिए आते थे बेटा। अब पता है ये जो नालंदा विद्यापीठ है ये भारत के अंदर है, और ये जो तक्षशिला है बेटा ये पाकिस्तान में आया हुआ है। पाकिस्तान में रावलपिंडी एक जगह का नाम है बेटा, वहां पर आया हुआ है तक्षशिला। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बेटा, ठीक है। पहले वो भी भारत में ही था बेटा, लेकिन जब से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो तब से वो पाकिस्तान में चला गया। हु एन संग ने क्या किया था मालूम बेटा? 657 में हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन भी लेकर गया था। यानी उसने जो भी ग्रंथ की पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई का जो ग्रंथ था, जो हस्तलिखित ग्रंथ थे, जो हाथों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, उसे भी वो अपने साथ लेकर कहां पर गया था? चाइना में गया था। और 7वीं सदी में हु एन संग की मुलाकात हुई थी, जिसमें महाविद्यालय के 7 भवन थे, और इन्होंने इसमें 300 से भी ज्यादा व्याख्यान भी किए थे, और विद्यार्थियों के रहने के लिए मठ भी बनाए गए थे। आप जानते हो मठ क्या होता है? मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चित्र में देखो बेटा, ये जगह जगह पे जो बनाया गया ना बेटा, ये सब क्या है बेटा? ये सब इसको बोलते हैं मठ। मठ मतलब होता है रहने के लिए एक घर, मतलब एक तरीके का घर बनाया गया, एक मान लो ऐसा, ठीक है, जिसे कहते हैं तंबू। और विद्यापीठ का निर्माण कई गांव में दान भी मिलते थे, मतलब बच्चे पढ़ाई भी करते थे, दान भी मिलता था उनको। और गांव से प्राप्त आय, यानी गांव से जो भी दान वगैरह मिलता था, उस आय से, उस पैसे से विद्यार्थियों के लिए फ्री में भोजन दिया जाता था और कपड़े भी दिए जाते थे। बोलो, विद्यापीठ के लोग गांव से भीख मांगते थे, यानी दान मिलते थे, गांव वाले इनको दान देते थे, और उससे विद्यार्थियों को मुफ्त में भोजन देते थे और कपड़े भी देते थे। यह ग्रंथालय वाला क्षेत्र, जिसे हम धर्मगंज कहलाता है, इसी सन 5वीं और 11वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय एक विद्या केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। तो ये था बड़ा नालंदा विद्यापीठ। आई होप बड़ा आपको ये टॉपिक भी काफी अच्छा क्लियर हो गया होगा। तो बड़ा एक दो बार अगर तुम इसको बारे में पढ़ोगे बड़ा, तो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बड़ा, ठीक है। जब मेरे वीडियो को एक दो बार सुन लोगे ना, खाली पढ़ोगे भी नहीं, खाली एक दो बार अगर सुन लोगे ना, एक दो बार ये मेरी इस वीडियो को, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम 3 बार सुन लेते हो, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ बड़ा, खाली सुन लेते हो, तो भी बड़ा आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। चैलेंज याद हो जाएगा, चैलेंज याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है बड़ा? 41वां, भारत प्राचीन भारत के रासायन विद्या के क्षेत्र में प्रगति बताइए बड़ा। ये बड़ा आपको मिल जाएगा पेज नंबर 37 में मिल जाएगा बड़ा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन बड़ा, इसका क्वेश्चन यहां से यहां तक आपको लिखना है बड़ा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, रासायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह विद्या में अलग अलग खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातुओं का निर्माण और परिवर्तन और स्वास्थ्य दृष्टि जरूरी औषधि का निर्माण करता है। यानी रासायन विद्या क्या करता है? अलग अलग खनिज, पौधे, कृषि के लिए अलग अलग बीज तैयार करता है और धातु का निर्माण करके, परिवर्तन करके स्वास्थ्य के लिए जरूरी औषधि, मतलब दवाइयां बनाने का भी काम ये रासायन विद्या करता है। रासायन विद्या मतलब शास्त्रियों में नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन बड़ा, जो कहाँ से पढ़ाई किए थे? नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध धर्म के आचार्य थे बड़ा, जो नागार्जुन, जो भारतीय रासायन शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने रासायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी बड़ा। इन्होंने पढ़ाई पता कहाँ से किया था? आचार्य नागार्जुन ने कहाँ से पढ़ाई किया था? नालंदा विद्यापीठ, और बौद्ध धर्म के व्यक्ति थे ये, और ये भारतीय रासायन शास्त्र का आचार्य भी माने जाते हैं। इन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी भी ग्रंथ लिखे, तो 2 ग्रंथ लिखे थे बड़ा, एक रस रत्नाकर, दूसरा आरोग्य मंजरी नाम के ग्रंथ भी
इन्होंने लिखा था। कौन? आचार्य नागार्जुन ने बेटा। आचार्य नागार्जुन वनस्पति औषधि के साथ साथ में इन्होंने रासायन औषधि का भी बहुत सलाह दिया था, बहुत जानकारी दी थी। ये पारे को भस्म करते हैं, पारे को भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग में प्रयोग करने का शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। इन्होंने पारे को भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। मतलब सबसे पहले शुरुआत यही व्यक्ति ने किया था। ये रे देखो, इनकी फोटो देख लो। और नालंदा विद्यापीठ में रासायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रासायनशाला की भट्टियां भी थी बेटा। पता है, नालंदा विद्यापीठ में ये प्रयोग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी वहां पर अलग अलग भट्टी बनाई गई थी, जिससे कोई भी विद्यार्थी जाकर के वहां पर संशोधन, अध्ययन, पढ़ाई करके आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। रासायन शास्त्र के ग्रंथों का मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्षारों और धातुओं के भस्म का वर्णन भी मिला हुआ है। वहां पर है, कहां पर? नालंदा विद्यापीठ में। रासायन विद्या में उत्कृष्टा की धातु से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी दिखाई देती है। वो भी किससे बनाया गया था? धातु से बनाया गया था, जिससे भगवान बुद्ध की प्रतिमा आज भी दिखाई देती है। और ये कहां पर बना? बिहार के सुल्तानगंज। कौन सी जगह? बिहार के सुल्तानगंज में से मिली हुई थी भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति, जो 7.1/2 फुट ऊंची है बेटा। ये पता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति आज पता है बिहार में सबसे बड़ी मूर्ति भगवान बुद्ध की है। वो पता है कहां से मिली थी? वो बिहार के सुल्तानगंज से मिली थी। और भगवान बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति है बेटा, वो 7.1/2 फुट की ऊंची थी बेटा। इतनी बड़ी मिली थी बेटा। और उसका जो वजन था बेटा, मतलब किसका? भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी, उसका जो वजन था बेटा, वो 1 टन वजन था बेटा। और जबकि नालंदा में मिली हुई बुद्ध की जो मूर्ति थी बेटा, वो 18 फुट ऊंची थी बेटा। हेलो भाई, जो बिहार के सुल्तानगंज में मिला था वो 7.5 फुट था और उसका वजन 1 टन था। और जो नालंदा विद्यापीठ में मिला था भगवान बुद्ध की मूर्ति, वो 18 फुट ऊंची थी बेटा। और इसमें भी अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण तो 7 टन वाला और 24 फुट वाला विजय स्तंभ भी मिला था। ये रहा, देख सकते हो बेटा, विजय स्तंभ भी मिला था, जिसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? सम्राट चंद्रगुप्त ने। द्वितीय विक्रमादित्य दिल्ली में करवाया गया था। आज तक बरसात हो, धूप हो, छांव में रहने के बावजूद भी लोहे स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। बोलो, ये लोखंड की ही बनी हुई है, बट चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, फिर भी उस लोखंड में जंग नहीं लगा। आप अंदाजा लगा लो, सोचो कैसा बनाया होगा, क्या होगा उसके अंदर, क्या अद्भुत शक्तियां होंगी, जिसके कारण आज तक उसके अंदर बोलो जंग नहीं लगा। यहाँ भारत की रासायन विद्या का उत्तम उदाहरण माना जा सकता है। अब आप समझ सकते हो बेटा, रासायन विद्या से कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रासायन विद्या से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हुई, आप ये 3-4 एग्जाम्पल दे सकते हो। गौतम बुद्ध वाला, नालंदा विद्या में गौतम बुद्ध वाला, और उसके बाद सबसे आश्चर्यचकित बात यहाँ पर ये 60 टन वाला 24 फुट वाला विजय स्तंभ में मिला, जो चंद्रगुप्त ने बेटा इसका क्या किया, दूसरी सदी में इसका निर्माण करवाया था, वो भी दिल्ली में। इसके बाद एक तो, और इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है मालूम? बरसात हो, धूप हो, छांव हो, फिर भी उस लोह स्तंभ में बड़ा आज तक जंग नहीं लगा। ये भारत का रासायन विद्या का उत्तम नमूना माना जाता है बेटा। अब आप देख सकते हो कितना है बेटा। अगर इससे भी 2 बार 3 बार पढ़ लो या सुन लोगे ना बेटा, तो भी बेटा आपका काम हो जाएगा। रासायन विद्या बहुत ईजी बेटा, एकदम हलवा है। पढ़ोगे तो आपका याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद होगा बेटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? झूम खेती किसे कहते हैं? निजी जंगल किसे कहते हैं? सामुदायिक। झूम खेती बेटा आपको मिलेगा 10वें चैप्टर में, जो बेटा पेज नंबर आपको मिलेगा, पेज नंबर 76। यहाँ ये जो झूम खेती वो आपको मिलेगा 76 पे मिलेगा। चलिए पहले झूम खेती की परिभाषा क्या बोला है? पारिभाषिक शब्द, सिर्फ ओनली फॉर परिभाषा लिखना है बेटा। तो ये रहा पेज नंबर 76 में बेटा, झूम खेती, झूम कृषि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होगा देखो,
इस प्रकार की कृषि वृक्षों को काट कर, क्या लिखा है, वृक्षों को काट कर उन्हें जलाकर, वृक्षों को काट कर उन्हें जलाकर जमीन को साफ कर कर वहां पर कृषि की जाती है। और यह कृषि 2 या 3 वर्षों की कृषि की जाती है। जमीन का उपजाऊपन घटने से क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पर इसी प्रकार से कृषि शुरू की जाती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, झूम कृषि कहते हैं। याद हो जाएगा, कर लेना बड़ा। चलिए नेक्स्ट बड़ा, उसके बाद क्या दिया है, निजी जंगल और सामुदायिक जंगल। ये बड़ा आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर 67 पे मिलेगा, ये भी 67 पे मिलेगा, ये भी 67 पे मिलेगा बड़ा। तो ये देख सकते हो बड़ा, ये रहा, ठीक है। निजी जंगल, तो बड़ा निजी जंगल क्या है बड़ा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इस प्रकार की जंगल जो व्यक्तिगत की मालिकाना हो, जिसमें सिर्फ व्यक्ति की मालिकाना हो, सरकार की कोई भी हस्तक्षेप ना हो, हमारा खुद का हो, पर्सनल हो, उसे कहते हैं निजी जंगल। इस प्रकार की जंगल को व्यक्तिगत का मालिकाना होता है, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में, मेघालय में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और यहाँ जंगल छत विचित अवस्था में होता है और कुछ जंगल की उज्जड़ अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो निजी जंगल क्लियर हुआ। और दूसरा सामुदायिक जंगल क्या होता है मैडम, इस प्रकार के जंगलों में स्थानिक स्वशासन की संस्थाओं, यानी जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत का कंट्रोल होता है। सामुदायिक जंगल मतलब जब सब लोग मिल करके जो जंगल का रखवाली करते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत आते हैं, नगर पालिका आती है, महानगर पालिका आती है और जिला पंचायत आती है, जो इन लोगों को कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं सामुदायिक वन कहते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर, इसे भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बड़ा, उसके बाद भारत की कृषि संस्थागत सुधार, जो बड़ा आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बड़ा, पेज नंबर 86 पे मिलेगा बड़ा, ठीक है। ये रहा 86 बड़ा, 86 पे मिलेगा। तो कहाँ लिखा है, ये रहा संस्थागत सुधार, ठीक है बड़ा। और बड़ा संस्थागत सुधार अगर आपको याद करना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप बड़ा इसको समझने के लिए आप वहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है बड़ा। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो बड़ा, बहुत डिटेल में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आपको ये क्वेश्चन भी वहां पर समझाया हुआ है, देख लो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये बहुत आईएमपी बड़ा एग्जाम में एक बार नहीं 5 बार बोर्ड में पूछा गया है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी है, प्लीज ये वाला क्वेश्चन तो खास करके कर लेना बड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसकी वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन, आपको जल का उपयोग लिखना है। जल का उपयोग तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो बड़ा, ठीक है। जल का उपयोग क्यों किया जाता है, कि किस लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए करते हैं, घर बनाने के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, ठीक है। जल का उपयोग लिखना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है मैडम, एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपको जल का उपयोग के बारे में क्लियर हो जाएगा, जो पेज नंबर 90 पे मिल जाएगा, वहाँ पेज नंबर 90 पे मिल जाएगा, ठीक है। और 45 और 46 नंबर बड़ा देख लो, ये बड़ा आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 और एक चैप्टर नंबर 16 मिलेगा बड़ा। चैप्टर नंबर 15 निकालो बड़ा, चैप्टर नंबर 15 में क्या लिखा है, विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण का वर्णन कीजिए बड़ा, जो पेज नंबर 121 पे मिल जाएगा बड़ा, ये रहा, ठीक है। इसमें बड़ा कितने सारे पॉइंट है, देखो इतने, ये सारे पॉइंट क्या करना, पहले लिखना है। 8 पॉइंट है बड़ा, 8 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 9 पॉइंट है बड़ा, 9 पॉइंट है। अब कैसे करोगे, देखो बड़ा 3 नंबर में आएगा, कैसे करोगे, पहले सारे पॉइंट लिख दोगे, ठीक है, फिर क्या करना है, सारे पॉइंट में एक एक 2-2 लाइन क्या करना है, उसमें समझा देना, एक एक 2-2 लाइन, बस खाली एक एक 2-2 लाइन, तो बड़ा आपको क्या होगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। और भी एक एक लाइन लिखना है, पर कौन सा पॉइंट लिखना है, जो लगी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रहा है मैडम, उनको एक एक लाइन 2-2 लाइन लिख के आपको
समझा देना है बेटा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी बेटा मैंने चला दिया हुआ है, आप लोग ने सीखा भी है, ठीक है। तो इसे भी आप क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। इसे भी आपको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, भारत में निजी के लाभ और हानि, लाभ और हानि चैप्टर नंबर 16 मिल जाएगा, जो पेज नंबर 129 पे मिलेगा बेटा, ठीक है। ये पेज नंबर 129 पे बेटा, ये रहा देखो, यहाँ पर ये लाभ है और ये हानि है, देखो बहुत ही डिटेल में समझाया है बेटा। और यहाँ पर देखो टिक भी किया हुआ है, जो जो टिक किया है उस पर ज्यादा फोकस करना, देखो इतना जो जो टिक कर रहा हूँ ना, खाली ये पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर बेटा, तो बस ये अब इसमें 3 पॉइंट है, इसमें भी 3 पॉइंट है, तीन तीन पॉइंट है, याद करोगे तो फटाफट याद हो जाएगा। ये चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है, राइट, कर लोगे ना बेटा, बस। तो बेटा आज हमारा इस तरीके से सेक्शन सी कंप्लीट हो जाते हैं। बट बेटा अगर फिर भी इस वीडियो के अंदर कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट करना, मैं आपको सारे क्वेश्चन डिटेल वाइज समझा दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना आए तो बेटा कमेंट करना है, मुझसे पूछना है, मैं आपको हर एक चीज याद करा दूंगा। अगर आपको याद नहीं होता है, चैलेंज कह रहा हूँ बेटा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, बहुत ही डिटेल में बेटा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, समझा दिया दूंगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता है बेटा, आप कमेंट करो, आप कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कमेंट करो, जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। पर कमेंट नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, जब पता नहीं चलेगा तो मैं वीडियो बना भी नहीं सकता हूँ, राइट, क्लियर। अगर बेटा मेरी वीडियो सच में आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेटा एक कमेंट जरूर छोड़ा करो जिससे मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को वीडियो सच में समझ में आता है। और बेटा जो लोग कमेंट नहीं करते सबसे बड़े मूर्ख तो इंसान वही है, ठीक है बेटा। बेटा कमेंट तो करो बेटा, कमेंट करने का कोई पैसा थोड़ी लगता है, कमेंट करोगे तो मुझे ऐसा पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा वीडियो देखता है, ठीक है। इसलिए कमेंट किया करो बेटा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको कराऊंगा सेक्शन डी, और ग्राफ भी करा, मैप भी मैं आपको कराने वाला हूँ, ये मैप भी मैं आपको कराने वाला हूँ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, कल आएगा बेटा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।